बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह। आज हम देखेंगे एक्सक्रीशन इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। बेसिकली एक्सक्रीशन हम कहते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट के रिमूवल को। हम कोई भी चीज़ खाते पीते हैं उसमें से जो बचा कुछ जो भी मटेरियल होता है नाइट्रोजीनस वेस्ट की सूरत में, वो कौन सी सूरत हो सकती है? वो अमोनिया हो सकती है, यूरिया हो सकती है, यूरिक एसिड हो सकती है, डिपेंड अपॉन वाटर अवेलेबिलिटी। हमने देखना है वर्टिब्रेट्स में कैसे होती है। वर्टिब्रेट्स में ये एक्सक्रीशन जो है ये बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट वेज से होती है। जस्ट लाइक आप देख लें, इनवर्टिब्रेट्स में जो है ये सेगमेंटेड बॉडी में इनके आर्गन्स मौजूद हुआ करते थे और उनके थ्रू जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म की जाती थी। और जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें ऐसा ऐसा एवोल्यूशन आती गई और इनमें किडनीज के थ्रू एक्सक्रीशन परफॉर्म की जाती है। हम देखते हैं एक्सक्रीशन इनवर्टिब्रेट्स जो है इसके अंदर हम देख लें कि पहले जो होता था वो सेगमेंटेड बॉडीज़ में, अगर हम हैग फिशेस की बात कर लें, हम कार्डेट्स की बात कर लें, उनमें क्या होता था? उनमें सेगमेंटेड बॉडी में, जस्ट लाइक हमने जैसे पहले देखा है अर्थवर्म को, अर्थवर्म में सेगमेंटेड बॉडी में जो होता है वो अरेंज होते हैं मेटानेफ्रीडियम। इसी तरह ऐसा ऐसा जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई तो ये किडनीज डेवलप होना शुरू। किडनीज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है पड़े, उनको हम नाम देते हैं बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं एक किडनी में और ये इनके साथ डेंस जो है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है। अब अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इन ह्यूमन की, ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के नॉर्मल मैकेनिज्म को देखते हुए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी केमिकल बेसिस है हमारी लाइफ की, ये इसकी जो भी मेंटेनेंस है वो किस पर मुनहसिर है? वो है मेटाबॉलिक लेवल पे हो रही होती है। वो किस पे हो रही होती है? वो मेटाबॉलिक लेवल पे हो रही होती है। अब मेटाबॉलिक लेवल पे एक साइकिल चल रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है। उस रिएक्शन के सिलसिले में एज रिजल्ट ऑफ दैट रिएक्शन जो हमारे पास वेस्ट, नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम नाम देंगे मेटाबॉलिक वेस्ट पे। अब प्राइमरीली सबसे पहले जो है मेटाबॉलिक लेवल पर नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, उनको हम क्या नाम देंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? यूरिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है। यूरिया किस चीज से बनता है? अमोनिया से बनता है। इसी तरह यूरिक एसिड भी मेटाबॉलिक वेस्ट में आ जाता है। ये किससे बनता है? ये न्यूक्लिक एसिड से बनता है। यानी न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है, उस सिलसिले में यूरिक एसिड बनता है। अच्छा, क्रिएटिनिन किससे बनता है? क्रिएटिन से बनता है। मसल्स में मौजूद होती है, मसल्स में क्रिएटिन मौजूद हुई है, मसल्स मुसलसल काम कर रहे हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म के सिलसिले में क्रिएटिनिन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए बिलिरुबिन जो है ये हीमोग्लोबिन जो मौजूद है हमारी बॉडी में, ब्लड में, इसकी डिजनरेशन से क्या चीज प्रोड्यूस होती है? बिलिरुबिन प्रोड्यूस होती है। अब ये सारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, अब मेटाबॉलिक वेस्ट में वो सारी चीजें भी आ जाती हैं जो हम यूज करते हैं। टॉक्सिन्स हैं, समटाइम ये होता है कि अक्सर पेशेंट ऐसे हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं जिन्होंने स्प्रे जो है इनहेल की हुई होती है, डिफरेंट पेस्टिसाइड्स इनहेल कर लेते हैं बाई मिस्टेक और बाई चांस। इसी तरह जो है हम डिफरेंट फूड एडिटिव्स खा लेते हैं, उनको भी वो सारे भी किस में आ जाते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट में आ जाते हैं। इनको कैसे रिमूव किया जाता है? इनको रिमूव किया जाता है बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो चीजें आ जाती हैं हमारे पास, एक लीवर आ जाता है, एक किडनी आ जाता है। दो ऑर्गन्स हैं जिनको हम कहते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। अब लीवर असिस्ट कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है किसको? किडनी को। अब लीवर जो है ये सेंट्रल ऑर्गन है फॉर मेटाबॉलिज्म। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म से जितनी भी चीजें जो एक्स्ट्रा होंगी, कह लें कि वेस्ट होंगी, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होंगी? वो कहाँ क्लियर होंगी? वो लीवर की वजह से क्लियर होती हैं। अब यहाँ जो है, अब इसकी इस
कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इस फीचर की वजह से ये होम्योस्टेसिस में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ये होम्योस्टेसिस में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? होम्योस्टेसिस ये कहते हैं, इस होम्योस्टेसिस कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहेगा। बाहर अगर टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड में भी चला गया है, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। आप देख लें, जून का महीना है और टेम्परेचर 50 प्लस में चला गया है, लेकिन हमारी बॉडी डिस्टर्ब नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है वो जो है वो मेंटेन है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है? वो किस वजह से है? होम्योस्टेसिस की वजह से है। वो किसकी वजह से है? वो लिवर की वजह से है। यहाँ उसने आपके इस लिवर के सेक्शन में उसने एक और चीज कही हुई है कि दो चीजें हैं। एक हमारे पास आ जाता है स्वेट ग्लैंड और दूसरा हमारे पास आ जाता है सीबेशियस ग्लैंड। अब इन दो ग्लैंड्स को क्या हम होम्योस्टैटिक जो है ये कह सकते हैं ऑर्गन्स हैं, या हम इनको क्या नाम देंगे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम देते हैं। स्वेट ग्लैंड का क्या काम होता है? स्वेट ग्लैंड थ्रू स्किन वाटर के साथ साथ साल्ट्स भी रिमूव करता है। और ये किस पर्पस के लिए होता है? ये होता है थर्मोरेगुलेशन के लिए। मतलब ये कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो है ये स्वेटिंग होती है, पसीना आता है जिसमें सॉल्ट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता रहे। थर्मोरेगुलेटरी पर्पस के लिए होता है, हम इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कह सकते। जबकि जो सीबेशियस ग्लैंड है ये किस लिए होता है? ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनको किल करना। अब ये नहीं, वेस्ट का रिमूवल जो है इनका किसी का पर्पस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लिवर का रोल क्या क्या है, लिवर के फंक्शंस कौन कौन से हैं। लिवर के फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ये सिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। किस चीज की सिंथेसिस में? नाइट्रोजीनस वेस्ट की सिंथेसिस में। अब हमने लिवर के फंक्शन ऐसे पढ़ने हैं कि हमने साथ साथ देखना है हमने, क्योंकि पहले कहा है कि ये मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है, ये सेंट्रल मेटाबॉलिक ऑर्गन है, इसकी वजह से ये होम्योस्टेसिस पे भी अपना इफेक्ट डाल रहा होता है। अब हमने जितने फंक्शन इसके पढ़ने हैं, हमने साथ साथ ये भी बताना है, ये भी देखना है कि इसके इस फंक्शन का होम्योस्टेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब फॉर एग्जांपल अब ये देख लें कि सिंथेसिस जो है ये किस चीज की कर रहा है? नाइट्रोजीनस वेस्ट की सिंथेसिस कर रहा है। नाइट्रोजीनस वेस्ट में आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मैंने पहले आपको बताया है, यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है और अमोनिया आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब नाइट्रोजीनस वेस्ट बन गए। अब इसने होम्योस्टेसिस पे क्या इफेक्ट किया? डिस्पोजल की, इसने असिस्ट किया किसको? किडनी को। किस चीज में? डिस्पोजल में। किस चीज की? अब नाइट्रोजीनस वेस्ट जो हैं ये डिस्पोज हो जाएंगे। अब जब डिस्पोज होते हैं तो ये मतलब एक्सक्रीशन हो रही है। यहाँ एक्सक्रीशन किसको कहते हैं? होम्योस्टेसिस है बेसिकली। इसी तरह आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स का क्या काम होता है? अब प्लाज्मा प्रोटीन्स इसने बनाई। अब प्लाज्मा प्रोटीन ने कहाँ रोल प्ले किया? ब्लड क्लॉटिंग में और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में। इसी तरह हमारे पास आ जाता है बाइल। ये बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल को सिंथेसाइज करता है, यानी इसका जो जूस होता है लिवर का, जो इसकी सेक्रीशन है उसको हम नाम देते हैं बाइल का। बाइल क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट्स होती हैं उसकी एमल्सिफिकेशन में, उसकी रिमूवल में जो है वो अपना रोल प्ले करती है। इसके बाद आ जाता है लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन। ये सारी चीजें जो हैं ये कहाँ? ब्लड की केमिस्ट्री में को मेंटेन रखने में हेल्प कर रही होती हैं। अब ब्लड केमिस्ट्री मीन टू से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बनी हुई है? जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये किस चीज से बनी हुई है? ये बनी हुई है लिपिड बाइलेयर से।
लिपिड बाइलेयर से। अब ये जो लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल बनाएगी, लिपोप्रोटीन बनाएगी, ये कहाँ जाके रोल प्ले करेंगे? सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में, यानी ब्लड की केमिस्ट्री में। अगर ये चीजें नहीं होंगी, सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, तो फिर ब्लड किस तरह वो रह सकेगा? अब इसके बाद आ जाते हैं स्टोरेज। अब स्टोरेज में रोल प्ले कर रही होती है, यानी आयरन और ग्लाइकोजन को ये क्या करती है? स्टोर करके रखती है। आयरन को स्टोर करने का बेनिफिट क्या होता है? अब आयरन जो है ये किस चीज में रोल प्ले कर रहा है? हीमोग्लोबिन को के सिंथेसिस में। अब यानी ये ऑक्सीजनेशन में रोल प्ले करती है। ग्लाइकोजन क्या चीज है? ये एनर्जी रिजर्व्स हैं, यानी अगर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है और आपके पास एनर्जी मौजूद नहीं है, तो ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, आगे इसका कन्वर्जन का रोल आ जाता है। यानी अगर आपके पास ग्लूकोज फॉर्म में एनर्जी मौजूद है, जबकि आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये ग्लूकोज को क्या करेगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। और इसी तरह लैक्टिक एसिड को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। कौन? लीवर। अब इसके बाद अगर ये सारे किस चीज में? एनर्जी स्टोर हो रही है आपकी। अब अगर आपकी एनर्जी चाहिए, आपको, आप रनिंग कर रहे हैं, आपको एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी स्टोर हुई पड़ी है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में इसने कन्वर्ट की थी। अब ग्लाइकोजन फॉर्म में ये कन्वर्ट हुई हुई है, स्टोर हुई हुई है। ये ग्लाइकोजन को किस चीज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, और आपकी बॉडी इसको यूज कर सकती है। इसके बाद आ जाती है रिसाइकलिंग, यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये हर 3 माह बाद, 120 दिन के बाद, ये जो है 4 मंथ्स के बाद, 120 दिन के बाद ये क्या करना शुरू कर देते? डिजनरेट होना शुरू कर देते हैं। इसमें से जो जो कंटेंट निकलता है उसकी रिसाइकलिंग करके ये दोबारा से ऑक्सीजनेट कर देती है ब्लड को। इसके बाद आ जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। मैंने आपको पहले बताया है कि पेस्टिसाइड्स वगैरह इनहेल कर लेते हैं, या फूड एडिटिव्स खा लेते हैं, या एक्सपायर्ड जो भी मेडिसिन बंदा ले लेता है, उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है? लिवर करता है। किसको? टॉक्सिन्स जो भी हम ले लेते हैं। ये सारा था आपको मैंने बताया है लिवर के बारे में। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे किडनी के हवाले से कि किडनी का क्या रोल होता है। यूरिनरी सिस्टम हम देखेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को, और हम देखेंगे नेफ्रॉन की जो है ये होती क्या है, बेसिकली इसका जो है ये रोल क्या परफॉर्म कर रही होती है। इसमें हम ग्लोमेरुलस को देखेंगे, इसमें हम बाउमैन्स कैप्सूल को देखेंगे, और बहुत कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया।